वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ शिवमोगा जिले के सागर में मलेनाडु मुस्लिम कुटा सागर की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में एसडीपीआई के नायब सदर अब्दुल हन्नान के शोला बयान तकरीर ने सामाईन को मुतासिर किया। अब्दुल हन्नान ने कहा कि वक्फ जायदाद को बचाने के लिए मुसलमान दूध पीते बच्चों को भी तैयार करना होगा। इस आंदोलन में औरतें, बच्चे, तलबा व तालिबात हर कोई रास्ते पर आना होगा। वक्फ जायदादों को बचाना हमारा फर्ज है। आपको बता दें, शिवमोगा जिले के सागर में मुनक्किदा इस वक्फ अमेंडमेंट के एहतजाजी इजलास में मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी, डॉक्टर MSM रशीद सकाफी, APCR के रियासती सदर सुधीर कुमार मुरली, मौलाना मोहम्मद हसन और कई अहम मुकर्ररीन मौजूद रहे। आज का ये जलसा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज करते हुए, मजम्मत करते हुए मुनक़िद किया गया है। बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं मलनाड मुस्लिम वक्फ कुटा के वो नौजवान जिन्होंने इस तरीक़े का एक माहौल दिया, मजम्मत करने का, एहतजाज करने का स्टेज सजाया और हम तमाम को यहाँ पर बैठने की एक सहूलत फरमाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जलसा है। हमारे दरमियान उलमाए कराम भी हैं, समाजी ज़िम्मेदार हजरात भी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बावक़ार कारकुन भी हमारे इस दरमियान में हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जलसा है, लेकिन ये जलसा कोई फैंसी जलसा नहीं है। एक दर्द भरा, दुख भरा और मजम्मत करने वाला ये जलसा है। ये जलसे से हम वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करना है जो हमें बेदार भी करे, खड़ा भी करे, तैयार भी करे, चलने के लायक भी बनाए, बोलने के भी लायक बनाए, वरना ये मुर्दा लाशों से हिंदुस्तान में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कितने दिन हो गए JPC के नाम से 6 महीने तक वक्फ के ताल्लुक़ से वावेला मचाया गया। फिर अब एक्ट बनाने के बाद लड़ाई शुरू हुई है। ये लड़ाई कोर्ट के अंदर भी चल रही है और बाहर भी चलना ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए, कोर्ट के अंदर से, कोर्ट की खिड़कियों से जजेस देखते हैं कि रास्तों पर क्या चल रहा है। क्या वहाँ पर सन्नाटा है? क्या वहाँ पर खामोशी है? क्या वहाँ पर तहरीकें और आंदोलन चल रहे हैं? अगर आंदोलन चल रहे हैं, बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जिंदा कौम है, तो वहाँ पर फैसला नहीं आएगा, इंसाफ आएगा। इंसाफ अलग चीज़ है, फैसला अलग चीज़ है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से फैसला आया है, इंसाफ नहीं आया है। इंसाफ के लिए हमें खड़ा होना ज़रूरी है। आप तमाम को मालूम है, ये वक्फ को बचाने का एक आंदोलन है। वक्फ क्या है? वक्फ अल्लाह के नाम पर जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो जगह है, जो दरगाह है, जो मस्जिद है, जो कब्रस्तान है, या हॉस्पिटल है, या आस्ताना है, या हॉस्टल है, जो भी है वो अल्लाह के नाम पर रजिस्टर है। उसको बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके बंदों को, खलीफा को दी। लेकिन हम सोए हुए हैं। हम कभी कभी काला कपड़ा बांध के समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। काला कपड़े से हमने आंदोलन शुरू किया है, लेकिन जेल भरो तक ये आंदोलन को लेके जाना पड़ेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, उस वक्त तक अपने घर की औरतों को तैयार करें, अपने कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेंट्स को तैयार करें, अपने मजदूर तबके को तैयार करें। उलमाए किराम तो पहले से तैयार हैं, लेकिन उनको रास्तों पर भी आना है और दूध पीते बच्चों को भी हमें तैयार करना है। चूंकि ये हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तराना हमने इसलिए गाना गाया है कि आइडिया ऑफ इंडिया हमें बहुत महबूब है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? तमाम को बराबरी, तमाम को इंसाफ, तमाम को रेस्पेक्ट, तमाम को रिप्रेजेंटेशन, तमाम को हिस्सेदारी। इसलिए तो हमने हिंदुस्तान को अपनाया। हमने
जिन्ना की थियरी को लात मार के हमने जवाहरलाल नेहरू की थियरी को अपनाया है, मौलाना आज़ाद की थियरी को हमने अपनाया है, ये तिरंगा को हमने थाम के रखा है। इसी मिट्टी पर हम डेली रोजाना माथा टेकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान भी हमारा है, हिंदुस्तान का कानून भी हमारा है, हिंदुस्तान की मंदिर, चर्च और मस्जिद भी हमारे हैं, यहाँ के हिंदू और सिख ईसाई भी हमारे हैं, यहाँ के पहाड़ और दरिया और यहाँ का कल्चर भी हमारा। तो इस हिसाब से अगर हम हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के साथ, गंगा जमनी तहजीब के साथ अगर हम जाना चाहते हैं, तो ये सरकार अक्सरियती वोट को इकट्ठा करने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा ला के बार बार हमें परेशान करने की कोशिश करती है। एक मर्तबा तो नेशनल सिटीजनशिप के बारे में लाकर हमें परेशान किया गया। तकरीबन हमारे औरतों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। और ये आंदोलन भी हमारे औरतों के ज़रिए से, उलमा इकराम के ज़रिए से, स्टूडेंट्स के ज़रिए से, नौजवानों के ज़रिए से कामयाबी तक चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बहुत बड़ा रोड मैप दिया है, बेहतरीन रोड मैप है, बड़ी ही बसीरत के साथ, हिकमत के साथ उन्होंने ये रोड मैप बनाया है। लेकिन ये रोड मैप कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अमल कर रहे हैं? वफ़ के आंदोलन के ताल्लुक़ से उनके पास क्या पैकेज है? क्या सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम करके, एक रैली करके, एक कॉन्फ्रेंस करके हम कफ़ारा अदा कर देना चाहते हैं? नहीं, रोज़ाना हमें बेदार होना है, हर सुबह हमारी तहरीक के साथ शुरू होना है। चूँकि ये वफ़ की जो जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। वफ़ का जो मामला है बहुत ही सिंसियर मामला है, बहुत ही मुक़द्दस मामला है, बहुत ही इखलास वाला मामला है। आपको मालूम होना चाहिए, भोपाल की जामिया मस्जिद, उसको बनाने वाली खुदसिया बेगम, उसने वो जगह को बनाया, मस्जिद तामीर हुई, उसने वक्फ किया। वक्फ करने के बाद उसका इनागुरेशन का प्रोग्राम था। इनागुरेशन के वक्त में खुदसिया बेगम को बुलाया गया। बेगम आई और बाहर एक छोटा दरख्त था, वहाँ वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ के फिर वापस जाने लगी। पूरे लोग, इनागुरल प्रोग्राम है, आप तो मस्जिद के अंदर आना है, ये बोल रहे थे, लेकिन उनके आंसू थे, नहीं मैं अंदर नहीं आ सकती। अगर मैं अंदर आऊँ, वहाँ का जो खूबसूरत माहौल है, वहाँ का जो सिंगार है, वहाँ की जो तामीर है, आर्किटेक्ट है, वो देखने के बाद मेरे अंदर गुरूर आ सकता है, मेरे अंदर नफसानियत आ सकती है। इसलिए मैंने अल्लाह के नाम पर वो दे दिया है। मैं उसे देख कर मेरे इखलास के अंदर 2 नंबर का इखलास में बनाना नहीं चाहती। इस किस्म से दी गई प्रॉपर्टीज़ का नाम वक्फ है। ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्यों दी गई? ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ इसलिए दी गई कि उम्मत के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो भी मजदूर तबका है, जो भी बीमार तबका है, जो भी मखरूस तबका है, जो भी जो है मोहताज है, गरीब है, उनके लिए स्कूल का इंतज़ाम करें, यूनिवर्सिटियों का इंतज़ाम करें, हॉस्टल का इंतज़ाम करें, कब्रस्तान का इंतज़ाम करें। जो भी उससे इनकम आएगी वो इनकम लेकर आगे बढ़े। ये प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है और ये हम समझते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास ही है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ है। सिर्फ उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और तेलंगाना के अंदर, सिर्फ 4 स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे चंद मंदिरों की प्रॉपर्टी 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा है। उसका मतलब क्या है? हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास है, उनकी प्रॉपर्टी उनके पास है। इसकी हिफाजत के लिए वक्फ का एक मुक़द्दस माहौल बनाया गया, लेकिन हमें 2 नंबर का शहरी बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ नॉन मुस्लिम्स को मिलाकर तफरीक़ा पैदा किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल के विखार को घटाकर उसके स्ट्रेंथ को घटाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ को डोनेट करने का जो मामला था उसको वीक किया जा रहा है। और इसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिर्फ 6 महीनों का टाइम दिया गया है। आप ही बताओ, 6 महीनों के टाइम के अंदर इतने 300 साल 400 साल पुराना डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे देंगे? पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था वो बातचीत के ज़रिए से हो जाता था, हाथ की राइटिंग से हो जाता था,
चंद मुक़द्दस लोगों के विटनेस के ज़रिए से हो जाता था, लेकिन आज कंप्यूटर के ज़माने में वो लेवल का मदर डीड, वो लेवल का ईसी हम कहाँ से ला के देंगे। तो इसी तरीके से लिमिटेशन एक्ट जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को लागू नहीं होता, लेकिन वक्फ के मामले में लिमिटेशन प्रॉपर्टी एक्ट को लाके लागू करने की कोशिश कर रही है। और जो प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जा है वो इस कानून से पूरे का पूरा सरकारी होने वाला है। और इसी तरीके से जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा करता था उसे मिनिमम 2 साल की सज़ा थी, लेकिन आइंदा दिनों में स्टेशन में उसे बेल मिलने वाले हैं। और इसी तरीके से जब भी प्रॉपर्टीज़ को लिमिटेशन आता था, लिटिगेशन आता था, वह फौरन डीसी के पास चला जाएगा। जुडिशरी का पावर एग्जीक्यूटिव को देने की कोशिशें कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए ये वक्फ का मामला सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डायरेक्ट वार है। आप देखेंगे आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 14 में डायरेक्ट वार किया गया है। हमने हिंदुस्तान को भी बचाना है और हिंदुस्तान को बचाने का बेहतरीन मौका कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का बेहतरीन मौका वो वक्फ को बचाना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बैठा हुआ मजमा इतनी कुर्बानी के साथ बैठा है, आइंदा दिनों में हम जो है मोहल्ला लेवल पर अवाम को बेदार करेंगे, अपने घरों की औरतों को बेदार करेंगे। और जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से डायरेक्शंस आ रहे हैं उसको किसी भी पार्टी के बगैर, जमात के बगैर, अपनी आइडेंटिटी के बगैर, मुस्लिम पर्सनल लॉ की आइडेंटिटी के साथ इत्तेहाद होकर, मजबूत होकर, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम सब आगे बढ़ेंगे। उस वक्त तक हमें आगे बढ़ना है जब तक कि हमें इसका पूरा पूरा फ़ायदा नहीं हो जाता। अगर ये कानून हमारे ऊपर नाफिज हो गया तो आपको मालूम होना चाहिए हर दिन लिटिगेशन चलेगा, हर दिन फिरका वाराना फसादात होंगे, सिविल वार जैसा माहौल पैदा हो जाएगा। ऑफिसर भी हमें सताएगा, पड़ोसी भी हमें सताएगा, पॉलिटिशियन भी हमें सताएगा। इसलिए उस वक्त में पछताने से बेहतर है आज हमें उठ के खड़े हों, तैयार हों और उलमाए किराम के डायरेक्शन पर चलने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपनी शनाख्त को बचाने के लिए, अपना एक विखार बाकी रखने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों साल तक हमारी नस्लों को बाविखार बनाने के लिए हमें आज उठ के खड़ा होना है। सिर्फ 70 साल हुए हैं, आज हमारा स्काफ का मसला है, दाढ़ी का मसला है, अजान का मसला है, मस्जिद का मसला है, छत के ऊपर नहीं पढ़ सकते, रास्तों पर नहीं पढ़ सकते। ये कैसा हिंदुस्तान है? ये हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें दस्तूर अपने अपने मज़हब पर चलने की पूरी इजाज़त देता है, अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाने की इजाज़त देता है, अपने कल्चर को मजबूत करने की इजाज़त देता है। ऐसे संविधान को होते हुए ये सियासतदान हमारे ऊपर इस तरीके से जुल्म करेंगे तो हम अवामी ताकत बनकर, ज़मीनी तौर पर तहरीक बन के हमें बाहर आना है। कोर्ट के अंदर तो सुनवाई हो चुकी है, फैसला आएगा, लेकिन फैसला आने से पहले पहले हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को उठ के खड़ा होना है, हमारे मुसलमानों को उठ के खड़ा होना है। चर्चे में, शादी ब्याह में, तालीम के वक्त में, मस्जिद में, मदरसों में इसका चर्चा आम करना है। उम्मीद करता हूँ कि सागर का ये नौजवान, सागर का ये प्रोग्राम और आज का ये स्टेज इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लिए एक नई रोशनी देगा। शुक्रिया।